धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हमारा आज का बातचीत का जो विषय है वो है मानसिक बीमारियां, तनाव और डिप्रेशन और इसके आयुर्वेदिक उपचार। जी हाँ, आज हम आपको मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। हम आपको अवसाद या डिप्रेशन, तनाव, चिंता जैसी तमाम मानसिक अवस्थाओं के बारे में भी आज जानकारी देंगे। आज की रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव, टेंशन, चिंता, फिक्र जैसे शब्द आम हो चले हैं, क्योंकि आजकल हर कोई इन समस्याओं से खुद को घिरा हुआ पाता है। लोग दिन रात काम के तनाव के साथ साथ कई तरह की चिंताओं का सामना कर रहे हैं। लोग अकेले आज कई मानसिक लड़ाइयां भी लड़ रहे हैं। इस दौरान कई बार चिंता के अलावा लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। लगातार चिंता करने से इंसान को एंजाइटी का भी शिकार होते हुए आजकल देखा जा रहा है। चिंता और डिप्रेशन के शिकार लोग बड़ी ही आसानी से नशे की लत या अन्य बुरी आदतों में भी पड़ सकते हैं। मानसिक तनाव के पीछे जैविक, आनुवांशिक और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। मानसिक रोगों के लिए तो आयुर्वेद कह सकते हैं कि रामबाण है। इसमें शिरोबस्ती और शिरोधारा जैसी प्रक्रिया से मानसिक विकार ठीक किए जाते हैं। साथ में कई तरह की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद अवसाद, चिंता और इसके साथ ही कई ऐसे विकार हैं जिसमें राहत देता है। मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि सुधा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर रश्मि सुधा फरीदाबाद स्थित वरेण्यम आयुर्वेद क्लिनिक की संस्थापक हैं। आपको शरीर और मन की विभिन्न पुरानी बीमारियों के इलाज का करीब 17 साल का अनुभव है। तो ये था डॉक्टर रश्मि सुधा का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी अवसाद, तनाव, चिंता या फिर मानसिक रोग से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ें, इसका हिस्सा बने और हमें फोन कर सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आज हम मानसिक रोग को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, सबसे पहले हमारे जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये बताएं कि मानसिक रोगों पर आयुर्वेद की थ्योरी क्या कुछ है। देखिए, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्वास्थ्य की परिभाषा जो आयुर्वेद में बताई गई है कि समदोष समाग्नि समधातु मलः क्रियाः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थमिति अभिधीयते। इसमें ये बताया गया है कि जो समदोष यानी जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे पूरे शरीर के सारे फंक्शन करते हैं, इनकी फंक्शन जो है वो सम हो या बैलेंस्ड हो। जो 7 टिश्यूज हैं, 7 धातु हैं, ये भी अपने अपने कार्य अपने अपने टाइम पे कर रहे हैं। जो एक्सक्रीटा हैं, त्रिमल जिनको बोलते हैं, त्रिमल, वो भी अपने अपने टाइम से निकल रहे हैं। इसके अलावा मानसिक जो है प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, जो सेंस ऑर्गन है, उनको भी अपने अपने विषयों का परिपूर्ण सेवन करने को मिल रहा है। मन भी प्रसन्न है और आत्मा भी प्रसन्न है। स्वस्थ उसी को कहा जाता है। ये बहुत डिटेल परिभाषा सिर्फ आयुर्वेद में बताई गई है। मन के बारे में एक बताया गया है कि मन एक ऐसा चीज है जो इसको उभयेंद्रिय कहा गया है। उभयेंद्रिय का मतलब ये सेंसरी और मोटर दोनों तरह के न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। इसका स्थान हृदय बताया गया है और दशवाही धमनी ये बताया गया है। मन के जो इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। इसकी जो विद्या है, इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें ग्रह विज्ञान जो साइकेट्री होती है, इसका अलग से एक पैथी है
जिसमें साइकेट्री की ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, जिसमें मन के तमाम तरह के रोगों का निवारण, निदान और उनकी चिकित्सा ये बताई गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, और कहा भी जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो ऐसे में अपना जो मन होता है उस पर नियंत्रण जो है वो करना चाहिए। अब आपने यहाँ पर बात की प्रसन्नता को लेकर कि अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा मन जो है वो ठीक रहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रसन्न रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे। तो इसके लिए मन को किस तरीके से स्थिर किया जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में 3 तरह की चिकित्सा या 3 तरह के मन पे काम करने के हैं। एक है देव व्यपाश्रय, दूसरा है युक्ति व्यपाश्रय और तीसरा है सत्वाजय। जो सत्वाजय है, जो जिसको हम साइकेट्री भी कहते हैं, इसमें आप वैसे काम करें जो आपके दैनंदिनी जो दिनचर्या होती है उसको आप फॉलो करेंगे। आपकी नींद अच्छी हो, आपका आहार अच्छा हो और आपका स्लीप, ये नींद, निद्रा, आहार और सेलिबेसी जो सेक्सुअल डिजायर है, ये आपका अगर टाइम टू टाइम पूरा होता रहता है तो आपका मन प्रसन्न रहता है। इन तीनों में कहीं कोई डिस्टरबेंस होती है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका आहार जो है वो राजसिक या तामसिक फॉर्म में है, तो आपके मन के विकारों को होने की पूरी संभावना होती है। तो बहुत जरूरी है कि आप दिनचर्या का, ऋतुचर्या का और नींद का पूरी तरह से फॉलो करें, तभी आपको मन की प्रसन्नता मिलेगी। जी, जैसे अभी आपने यहाँ पर दिनचर्या को लेकर बात की, आपने कहा कि जो नींद है उसको पूरी लें, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा सोते ही रहते हैं। उनको लगता है कि बस दुनिया में आए हैं तो शायद सोने के लिए ही आए हैं। क्या ऐसे लोग जो हैं वो भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? क्या उनको मानसिक रोग हो सकता है? मानसिक अवसाद का ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, लक्षण है ये। बहुत अधिक नींद आना या बहुत कम नींद आना, ये दोनों मानसिक अवसाद के लक्षण हैं। नींद की प्रॉपर 6-7 घंटे का जो ड्यूरेशन है, अगर आपको इससे ज्यादा या कम आ रहा है तो आपको तुरंत इस पे काम करना चाहिए। आपको योगा करनी चाहिए, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए और बाकी दूसरे मेजर्स जो हैं वो करने चाहिए। आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिर क्यों आ रहा है, क्या आपको बाकी दूसरे काम करने में भी निष्क्रियता या आपको उसमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा इसलिए नींद आ रही है, या आप चीजों से बचने के लिए नींद का सहारा ले रहे हैं। अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, दोनों स्थितियों में आपको अपने करीबी या निकट के चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी, कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां भी होती हैं डॉक्टर रश्मि। जैसे हम बात करें बाइपोलर को लेकर, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इसके अलावा अल्जाइमर की हम यहाँ पर बात करें, और भी कई ऐसी चीजें हैं। तो आयुर्वेद इन्हें कैसे देखता है और आयुर्वेद में इनका किस तरीके से इलाज संभव है? देखिए, मानसिक सारी बीमारियों को आयुर्वेद बहुत सारी सीवियर डे टू डे में जितनी स्ट्रेस होती है दैट इज ओके, लेकिन अगर वही बहुत लंबे समय तक ये रह रही है तो ये आपको दूसरी मानसिक बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत तरह के होते हैं एक्चुअली। कोई बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही शांत स्वभाव का, बोलने में भी कठिनाई हो रही है, या कई बहुत एग्रेसिव फॉर्म में होते हैं। दोनों में चिकित्सा अलग अलग होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग दोषों के अनुसार काम करते हैं। चाहे कोई भी डिजीज हो, नाम आप जो भी दे दें, दोषों का इम्बैलेंस क्या बना हुआ है पहले उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है कि मानसिक दोष सत्व, रज और तम, और शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है और बाकी कितने टिश्यूज जो हैं वो अफेक्टेड हैं, उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अगर आप पूछेंगी तो वैसा कुछ नहीं होता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज जो डिजीज है वो इटसेल्फ इज वेरी, उसके वेरिएंट होते हैं, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और डॉक्टर रश्मि, हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी हो वो अचानक से नहीं आती है। कोई भी छोटी बीमारी को लेकर हम यहाँ पर बात करें, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो ही बड़ी हो जाती हैं एक दिन, जब हम लापरवाही करते हैं या सोचते हैं कि नहीं ये तो अपने आप ठीक हो जाती है। अगर हम यहाँ पर मानसिक रोग को लेकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज से कटने लगते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं, या फिर कई बार देखा है कि अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ सलाह देने चाहेंगी उनके परिवार वालों को भी कि कैसे वो उनका ध्यान रखें अगर किसी के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो
परिवार वालों को सबसे पहले, क्योंकि डिप्रेशन या मानसिक बीमार सबसे लेट में डायग्नोस्ड होते हैं, डे टू डे लाइफ से अलग हट के सोचना ये बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो डॉक्टर्स के पास जाने की सोचते हैं तब तक काफी लेट हो जाता है, तब तक फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी शुरू हो जाते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई चिंता में है या कोई डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है जो उसके नॉर्मल रूटीन से अलग हटके है, तो आपको उसी वक्त उसको ज्यादा केयर की जरूरत है, ज्यादा स्नेह की जरूरत है, ये ध्यान में रखते हुए उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए। तभी उससे मुक्ति के चांसेस होते हैं। जरूरत पड़े तो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लें, आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं, या टाइम टू टाइम बॉडी क्लिनजिंग भी बहुत जरूरी है। वो भी जो आयुर्वेद में बताया गया है, पंचकर्मा शोधन चिकित्सा जो बताई गई है, वो भी कराना बहुत जरूरी होता है। तो निकट जो आपके हैं उनसे उनको ये ध्यान रखना है कि अलग से कोई बिहेवियर तो नहीं हो रहा है। अगर ये अलार्मिंग साइन है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो वहां पे उनको ध्यान देने की जरूरत है। जी, एक और अहम सवाल, क्या इन गंभीर मानसिक बीमारियों के लिए सिर्फ आयुर्वेद पर निर्भर रहा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रहा जा सकता है। आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट थेरेपी है और उसमें तीनों पर फेथ होना बहुत जरूरी है कि आप फेथ करते हैं। कई बार हम आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथी की या दूसरी की हेल्प लेते हैं, वो हम एडवाइस कर देते हैं। मैं इस सवाल का डॉक्टर रश्मि यहाँ जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको इंतजार हम नहीं करा सकते। जबलपुर से हमारे साथ एक दर्शक हैं, अपना नाम बताएं और सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं आप? कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, आप अपना जवाब कंप्लीट दे दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं इस पे, उस पे तीनों तरह की ट्रीटमेंट्स का, जैसे पंचकर्मा है और बाकी दूसरी चीज़ें हैं, संशोधन है, शमन है, साइकियाट्रिक काउंसलिंग है, ये सब चीज़ें भी साथ साथ में बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, ये भी बताएं कि पागलपन भी जो है वो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, क्या इसका भी आयुर्वेद में इलाज है, और है तो कितना समय लगता है, किस तरीके से उपचार किया जाता है, इसको थोड़ा ब्रीफ में बताएं। आयुर्वेद में इसे उन्माद के नाम से जाना जाता है। उन्माद कई तरह के होते हैं, ज्यादातर वातज उन्माद जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना। उस टाइम पे कई बार हम सिडेटिव ड्रग जो एलोपैथिक में आते हैं, हम उनकी हेल्प लेते हैं। वातज उन्माद बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म को कंट्रोल करने का होता है। पित्तज उन्माद भी वैसा ही होता है। तो उन्माद के जो केसेस आते हैं, जनरली हम देखते हैं कि उसमें शुरुआत में वो कुछ सुनता ही नहीं, वो जो पेशेंट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म में होता है, तो उसको पहले शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे हम कई बार सेडेटिव की हेल्प लेते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं, हम साइकियाट्री की हेल्प लेते हैं, योगा मेडिटेशन इनकी भी हेल्प लेते हैं। कहते हैं कि जो चिंता होती है वो चिता समान होती है, ये जानते तो सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। चिंता करते हैं और ऐसे में कई गंभीर बीमारियां जो हैं वो आपके शरीर में आ जाती हैं। उसके बाद आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें क्या ना करें। मानसिक तनाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर रश्मि सुधा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस चर्चा में। तो डॉक्टर रश्मि, क्योंकि मानसिक तनाव को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इसकी गंभीरता के बारे में भी बताएं कि ये समस्या दरअसल कितनी गंभीर है और कारण क्या कुछ है मानसिक तनाव के, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट तक लोग करते हैं। इसकी गंभीरता आप इसी से समझ सकती हैं। लेकिन अगर ये आपके थॉट्स भी आ रहा है तो आप तुरंत अपने जो हितैषी हैं उनसे बात करें, क्योंकि सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी भी समस्या से बचने के 100 तरीके होते हैं। हो सकता है उस वक्त तो आपको दिख नहीं रहा हो, बट कोई और आपको वो दिखा सकता है, वो रास्ता दिखा सकता है। इस मामले में हम लोग हनुमान की जो जामवंत ने जो उनकी शक्ति का
याद दिलाया था, जी। तो हम ये अक्सर पेशेंट को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें वो पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वो उस समय अवसाद के क्षणों में वो सब दिखता नहीं है, तो ये सब थॉट्स आते रहते हैं। खैर, तो जो चिंता है, जैसे आपने बताया कि चिता के समान है, चिंता ये एक्चुअली ये ब्रेन जो फंक्शन करता है, अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका काम होता है ब्रेन को नर्व्स को नर्व से जोड़ना, मैसेज देना। एक्चुअली वो मैसेज मोटर्स को, मसल्स को भी देते हैं, वो मैसेज एक दूसरे को भी देते हैं, मतलब नर्व्स को भी देते हैं। गट को सेकंड ब्रेन कहा गया है। गट मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो। जितने जो हैप्पी हार्मोन जिसको कहा जाता है, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। ये अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में है तो मतलब आपको डिसीजन पावर लेने जो है वो अच्छा है आपका, आप हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे, संतुष्ट फील करेंगे। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो फिजिकली भी, जैसे बटरफ्लाई इन स्टमक हम अक्सर बोलते हैं, या डायरिया, डिसेंट्री या पेट गड़बड़ होना, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, मेंटल जो डिप्रेशन और टेंशन जो होता है वो अलग है। तो इनको एडिक्वेट करने के लिए ये सिंपल, आप किसी खुश व्यक्ति से बात करेंगे तभी ये उसका संचार अपने आप ये होता रहता है। साथ साथ में जो मैंने बताया कि दिनचर्या को फॉलो करना उतना ही जरूरी है। हम ऐसा सोचते हैं कि 7-8 घंटे की नींद लेनी है, हम किसी भी टाइम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड हमारा ये इधर जो त्रिनेत्र, जो शिवा का तीसरा नेत्र है, यहाँ पे स्थित होता है अंदर की तरफ ब्रेन में। ये सन से रेगुलेटेड होता है और ये मेलाटोनिन एक हार्मोन, एक न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सिक्रीट करता है। ये हमें नींद लाने में हेल्प करता है। जब ये डार्क होगा, यानी सन के जो डार्कनेस होगी, जब ये डार्क होगा तभी ये सिक्रीट होगा। ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनको ऑफ कर देने से, डार्कनेस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो निद्रा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि रात की नींद बहुत जरूरी है। तो आपके जो डे टू डे लाइफ है, जो आपकी दिनचर्या है, उसको आप इस तरह से करें कि आप रात की नींद पूरी लें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर रश्मि के आसपास के जो लोग हैं, हमारा जो आसपास का वातावरण है, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस पे, क्योंकि अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, हमेशा वो नेगेटिव बातें करेंगे, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिविटी जो है वो हमारे भीतर आएगी। बिल्कुल। आजकल कई ऐसे क्लब हैं जहाँ पे लाफ्टर क्लब हैं, जहाँ पे कुछ नहीं, बस जाके हंसना होता है। आप मिरर के सामने भी हंसने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हंसते हैं 2-3 बार, वो नकली हंसी की, फिर बाद में अपने आप पे हंसी आ जाती है। वो हंसी आपको वो सेरोटोनिन और डोपामिन को सिक्रीट, इनहांस करने में बहुत हेल्प करती है। एक अच्छा सा शावर, एक अच्छी सी हंसी, एक अच्छा सा खाना, ये सब आपके डोपामिन, और आप अपने आप के साथ कितना टाइम देते हैं? कुछ नहीं टाइम देते। बिल्कुल, अपने साथ जो है टाइम जरूर देना चाहिए, वरना कह सकते हैं कि अपने आप के साथ आप धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अपना नाम बताएं और आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा नाम सौरभ है और मेरा सवाल ये है कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को पूरे दिन काम करने के बाद बिल्कुल नींद नहीं आती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ। तो इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं डॉक्टर से, क्या ये डिप्रेशन के सिम्टम? हाँ, अगर ये लंबे समय तक है तो ये डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। आपको नींद पे काम करने के लिए कई ऐसे हर्ब्स हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट एक बार आप कंसल्ट करके लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ब्राह्मी है, या तगड़ है, या शंख पुष्पी है, या जटामांसी है। सबसे बेस्ट जो है अश्वगंधा रात में सोने से पहले आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो ये सारे हर्ब्स आपको नींद लाने में हेल्प करेंगे। इसके बावजूद अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप जरूर अपने आसपास के आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। वो आपके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर्ब्स का, मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपको शायद प्रिस्क्राइब करें, उससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है। या कुछ शिरोधारा के सेशन, कुछ शिरोबस्ती के सेशन, सिंपल अभ्यंगम के सेशन, जो फुल बॉडी ऑयल मसाज, मेडिसिनल ऑयल से मसाज करते हैं, और बस्ती होती है जो क्लिनजिंग भी करती है। इस तरह के कई ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनसे आपको नींद अच्छे से आएगी। ये सिर्फ नींद लेने की थेरेपी नहीं है। बेसिकली नींद ना आने की कई सारे वजह हो सकती है। नींद ना आना एक सिम्टम है,
बट उसके जो उसके वजह से जो आगे प्रॉब्लम हो सकती है वो जो आपके फिजिकली और मेंटली दोनों को अफेक्ट कर रहा है, इन सब के लिए आपको क्या पता ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़े। फिलहाल अश्वगंधा से लेकर देखिए 4-5 दिन, अगर उससे काम नहीं बनता है तो फिर आप किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। बिल्कुल। और रश्मि जी, ये जितनी भी चीजें हैं ना, अगर अच्छे से लोग जान लें तो इन सब समस्याओं का समाधान जो है वो हमारे घर की रसोई, घर के आंगन और आसपास के पार्कों में ही मिल जाता है। क्योंकि जड़ी बूटियों के बारे में अगर आपको पता होगा तो अभी आपने यहाँ पर शिरोबस्ती को लेकर बात की, शिरोबस्ती और शिरोधारा को लेकर, इसको भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये क्या है और किस तरीके से इससे इलाज किया जाता है आयुर्वेद में? शिरोधारा मेनली एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए होता है। एंजाइटी रिलेटेड वो चाहे हाइपरटेंशन हो, जिसको बीपी बढ़ना कहते हैं, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, या ब्रेन रिलेटेड कुछ भी हो, ब्रेन ट्यूमर में भी इवन उसमें भी ये काम करता है। कई सारे इपिलेप्सी में भी काम करता है। कई बार ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। माइग्रेन जो न्यूरो वैस्कुलर डिसऑर्डर होता है उसमें भी ये शिरोधारा काम करता है। शिरोधारा एक तरह की ट्रीटमेंट होती है जिसमें कंटिन्यूअस ऑयल जो है वो आपके फोरहेड पे जो आगे वाला भाग है फोरहेड पे, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस एक धारा में गिराई जाती है लगातार। जो ऑयल का टेम्परेचर होता है वो 20-25 डिग्री यानी ल्यूकवार्म होता है। और करने का पर्पस या करने का जो मोटिव है वो ये है कि इससे पीनियल ग्लैंड की मसाज होती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जिससे हैप्पी हार्मोन, अभी मैंने बताया कि डोपामिन और सेरोटोनिन जो है ये हैप्पी हार्मोन एक्टिव होते हैं। इस पे रिसर्च भी हुआ है और इसमें बिफोर एंड आफ्टर शिरोधारा के सैंपल लिए गए हैं 100 लोगों पे, जिन पे सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा जो है बिफोर एंड आफ्टर शिरोधारा में काफी डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये लगातार कुछ 1 सेशन, 3 सेशन, 5 या 7 सेशन ऐसे कराने का प्रोसीजर है, जितने आपकी ज़रूरत है अकॉर्डिंगली। और ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों पे काम करता है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो आज्ञा चक्र पे ये काम करता है। आज्ञा मतलब दूसरों को ऑर्डर देना, यानी बाकी पूरे बॉडी को ऑर्डर देने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑर्गन होता है, उसको स्टिमुलेट करता है या उसको एक्टिव करता है ये शिरोधारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि सुधा। हमारे दर्शकों को आपने आज इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।